नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। तो आज विशेष में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार एक वोट से कैसे गिरी। अब आप कहेंगे कि इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो सबको मालूम है कैसे गिरी, किन लोगों की वजह से गिरी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नाम सामने हैं, जो इतने सालों से चल रहे हैं नाम, 23 साल से, असली नाम अभी तक सामने नहीं आए थे या ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नाम लिया जाता है किसका? गिरधर गमांग का, जो उड़ीसा के उस समय मुख्यमंत्री थे। नाम लिया जाता है सैफुद्दीन सोज का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, सांसद थे। नाम लिया जाता है बहुजन समाज पार्टी के 5 सांसदों का, जिन्होंने आखिरी समय पर धोखा दिया। इन तीनों के अलावा और किसी की चर्चा नहीं होती। तो कौन लोग थे, क्यों सरकार गिरी? इन तीनों की वजह से सरकार नहीं गिरी, ऐसा मेरा कहना है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। इन तीनों के खिलाफ वोट देने के बावजूद सरकार बच सकती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। पहली गलती, सरकार के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स थे उन्होंने भारी गलती की, गलतफहमी में रहे, अपने कौशल पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, दूसरों के आश्वासन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। उस समय सबसे बड़े रणनीतिकार, सबसे बड़े मैनेजर थे बीजेपी के प्रमोद महाजन। उनकी ओर से गलती हुई। उनकी ओर से जिस तरह की गफलत में वो रहे, उसकी वजह से सरकार गिरी। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने बात कर ली है और सब ठीक हो गया है, उसका बड़ा नुकसान होता है। और उसका नुकसान केवल बीजेपी को हुआ या अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ, ऐसा नहीं है, पूरे देश को हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। और देश में राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल बना। देश को चुनाव में झोंक दिया गया समय से पहले। 5 साल के लिए लोकसभा चुनी गई थी, लेकिन 13 महीने बाद ही फिर से चुनाव की नौबत आ गई। उसमें भूमिका तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन की भी है, वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। और मेरा मानना है कि चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल मैनेजर्स से गलती हुई। गलती की शुरुआत आप देखिए। अरुणाचल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी थी, उसमें टूट होने वाली थी। अरुणाचल कांग्रेस के सांसद थे वांगचा राजकुमार। ये जब सरकार गिरी है उससे लगभग 3-4 महीने पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने आए। उन्होंने कहा मेरी पार्टी टूटने वाली है, पार्टी में टूट के बाद मैं आपके साथ रहूँगा, आपका समर्थन करूँगा, और मेरे इस समर्थन की कोई कीमत नहीं है। ये आश्वासन उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। लेकिन जब सरकार गिरने की नौबत आई तो किसी ने वांगचा राजकुमार से संपर्क करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, और उन्होंने कांग्रेसी होने के नाते, पुराने कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस का साथ दिया। बहुत आसानी से उनको मनाया जा सकता था, अपने साथ लाया जा सकता था। वो एक वोट अगर मिला होता तो टाई हो जाती, दोनों पक्षों के बराबर बराबर वोट आते। उसके बाद भूमिका आती लोकसभा स्पीकर की। लोकसभा स्पीकर तभी वोट देता है जब टाई की स्थिति आ जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो एक तरह से डिसाइडिंग वोट होता है। अगर वो वोट पड़ा होता, उसकी स्थिति आई होती, तो सरकार बच गई होती। पहला कारण। दूसरा कारण, गिरधर गमांग, जिनका नाम लिया जाता है, 1999 को ही 17 फरवरी 1999 को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। और वो उस दिन, विश्वास मत के दिन जो है, वो संसद में आए। सवाल उठा कि वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, तो लोकसभा में कैसे वो वोट दे सकते हैं। पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया। ये गिरधर गमांग ने बाद में अपनी सफाई में कहा कि पार्टी ने व्हिप जारी किया था, इसलिए मेरे लिए वोट देना ज़रूरी था। वो इस्तीफा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया कांग्रेस का साथ देने का। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इसलिए फैसला किया। बात गई लोकसभा अध्यक्ष के पाले में। बाल योगी उस समय लोकसभा स्पीकर थे। वो तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। उनको रूलिंग देनी थी कि गिरधर गमांग वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
अब आप देखिए, जो पार्टी सत्तारूढ़ दल की सहायक पार्टी हो, समर्थन कर रही हो, उसका स्पीकर है। इसीलिए बनाया गया कि विपक्ष के किसी नेता को नहीं बनाना चाहती थी पार्टी, की मुश्किल होगी। उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया, सरकार का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये फैसला गिरधर गमांग की अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ता हूँ, उनकी अंतरात्मा जो कहे उसके हिसाब से वो वोट दें। और गिरधर गमांग की अंतरात्मा 10 जनपद से बंधी हुई थी, उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया। ये एक वोट पड़ा होता तो फिर टाई होता। तीसरा नाम जो आता है सैफुद्दीन सोज का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी सरकार में शामिल थी, एनडीए में शामिल थी। सैफुद्दीन सोज को फारूक अब्दुल्ला लगातार हाशिए पर ढकेल रहे थे अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को आगे बढ़ाने के लिए। और इतनी छोटी छोटी बातों में सैफुद्दीन सोज को उन्होंने अपमानित किया कि उनको बगावत के लिए मजबूर होना पड़ा। एक सरकारी डेलीगेशन जाना था हज यात्रियों का, उस डेलीगेशन में कुछ लोगों के नाम भेजने के लिए कुछ लोगों के नाम सैफुद्दीन सोज ने दिए थे, सारे नाम फारूक अब्दुल्ला ने काट दिए। तो उनको तो बगावत करनी ही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अगर पार्टी के मैनेजर, बीजेपी के जो राजनीतिक प्रबंधक थे, वो फारूक अब्दुल्ला से बात करते और कहते कि ये समय नहीं है सैफुद्दीन सोज को नाराज़ करने का, उनको मनाइए, उनको साथ रखिए, उनका वोट पड़ा होता तो फिर टाई होती, फिर सरकार बच जाती। तो ये तीन। अब चौथा आइए, रामविलास पासवान। उस समय लालू प्रसाद यादव के साथ थे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो लालू की पार्टी के साथ वोट नहीं करना चाहते हैं। वो अगर साथ नहीं वोट देते तो एब्सटेन कर सकते थे, इसके लिए वो तैयार थे। लेकिन बीजेपी से किसी ने उनसे बात नहीं की, आगे उनसे कोई इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि आप हमारा साथ दीजिए, आगे साथ मिलकर काम करेंगे। और क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मना लिया और वो मान गए, उन्होंने खिलाफ वोट किया। ये वोट अगर नहीं पड़ा होता या पड़ा होता तो फिर टाई होता, फिर सरकार बच जाती। तो मैंने 4 ऐसे वोट बताए जिनकी वजह से सरकार बच सकती थी। अभी बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसपी की बात बाद में आएगी। लेकिन उससे पहले, इन सब सवालों से पहले सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? नौबत आई, जयललिता इस सरकार को समर्थन दे रही थी। पहले ही दिन जो है, उन्होंने जब सरकार बनाने की बात आई और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति के पास गए समर्थन का पत्र लेकर, अब जो समर्थक दल थे उनका, और सरकार बनाने का न्योता मांगने गए, तभी जयललिता ने 24 या 48 घंटे देर से चिट्ठी भेजी राष्ट्रपति भवन। तो उन्होंने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। वजह क्या थी? वजह वो इनकम टैक्स के मामलों में फंसी हुई थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। वो चाहती थी कि वित्त मंत्रालय में इनकम टैक्स जिसके पास हो वो उनका व्यक्ति हो, उनकी पार्टी का व्यक्ति हो। दूसरा, उनकी मांग थी और उन पर दबाव था सुब्रमण्यम स्वामी का, जो चाहते थे कि उनको वित्त मंत्री बना दिया जाए देश का। बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तय किया कि इस सरकार को चलने नहीं देना है। तो उन्होंने जयललिता को समझाया कि ये सरकार जब आपके मामले में, निजी मामले में मदद करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सरकार चलाकर आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है? तो ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। जो वैकल्पिक सरकार बनेगी वो आपकी इस शर्त को मान लेगी। उन्होंने एक चाय पार्टी का आयोजन कराया सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर। जयललिता और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, पूरे देश में उस चाय पार्टी की चर्चा हुई। इस पार्टी का आयोजन हुआ 29 मार्च 1999 को, और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते का समय जयललिता ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया कि उनकी शर्त मान लीजिए, नहीं तो अपना रास्ता बदलने वाली। जयललिता से किसी ने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, इसका पता नहीं है। लेकिन हुआ ये, 14 अप्रैल 1999 जो तमिलनाडु का नया साल होता है, उस दिन जयललिता दिल्ली आई। और दिल्ली आई, उसके बाद वो मिली सीधे राष्ट्रपति KR नारायणन से और उनको सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया। अब आप देखिए, अप्रैल महीने की बात हो रही है, बजट सेशन चल रहा था, रिसेस का समय था। अगले दिन
बजट सेशन का दूसरा भाग शुरू होना था। जब पार्लियामेंट या कोई विधानसभा जब सेशन में हो तो बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है। चूँकि बजट सेशन था इसलिए विपक्ष के पास दो विकल्प थे, वो या तो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आता या किसी मनी बिल पर वोट करके सरकार को गिरा देता। दोनों हथियार विपक्ष के हाथ में थे, लेकिन विपक्ष ने हथियार इस्तेमाल किया राष्ट्रपति भवन का। के.आर. नारायणन धुर वामपंथी थे और मिजाज से और हर तरह से शुद्ध कांग्रेसी थे। राष्ट्रपति भवन में बैठकर भी वो कांग्रेस का काम करते रहे, इसमें कहीं से किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस का काम किया। उन्होंने अगले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा कि आप सदन में विश्वास मत हासिल कीजिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो उसकी परिस्थिति अलग होती। अगर किसी मनी बिल पर गिराने की कोशिश होती सरकार को तो उसकी परिस्थिति अलग होती। लेकिन सब कुछ जानते हुए के.आर. नारायणन ने सरकार से कहा कि विश्वास मत हासिल कीजिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट सेशन में हो और राष्ट्रपति जो है विश्वास मत हासिल करने को कहे। तो के.आर. नारायणन कांग्रेस का खेल खेल रहे थे और वो चांस ले रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, ये सरकार गिर जाए। विश्वास मत हासिल करने के लिए दिन तय हुआ 17 अप्रैल का, और जब काउंटिंग होने लगी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखा रही थी कि वाजपेयी सरकार हार रही है, लेकिन कई लोगों का वोट नहीं पड़ा था तो उनका पर्ची से वोट पड़ा। अब आप देखिए बहुजन समाज पार्टी ने धोखा कब दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बटन दबाने का समय आया तो मायावती जो उस समय लोकसभा की सदस्य थीं, उसके अलावा उनके 4 और सदस्य थे, वो खड़ी हुई और ज़ोर से चिल्लाई, लाल बटन दबाओ। प्रमोद महाजन उनसे बात कर चुके थे, सब कुछ तय कर चुके थे, जो लेना देना था लेन देन हो चुका था और बहुत आश्वस्त थे कि बहुजन समाज पार्टी हमारा साथ देगी। लेकिन मायावती ने सदन में ऐसे समय पर कहा जब कोई उनसे बात भी नहीं कर सकता था, कोई इस तरह की कोशिश भी नहीं कर सकता। आखिरी मिनट पर, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने बदला लिया है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का बीजेपी से, तो उनका बदला देश को बड़ा महंगा पड़ा। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी का हुआ। अब आप देखिए कि के.आर. नारायणन ने जो किया उसका भुगतान उनको एक तरह से, उनको नहीं बल्कि मेरा कहना है कि देश को करना पड़ा। जैसे ही विश्वास मत हारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई अगले दिन या उस 2 दिन बाद, कि उनके पास 272 सांसदों का समर्थन है, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। के.आर. नारायणन ने उनको 2 दिन का समय दिया कि आप अपने समर्थक सांसदों की सूची पेश कीजिए, उनकी चिट्ठी पेश कीजिए जो पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं। अर्जुन सिंह ने मुलायम सिंह यादव से बात की थी और समाजवादी पार्टी ने समर्थन के लिए हाँ कर दिया था। हालांकि उसका खामियाजा अर्जुन सिंह को उसके बाद लगातार भुगतना पड़ा। आखिरी मिनट पर बीजेपी ने फिर दांव चला। लाल कृष्ण आडवाणी ने मुलायम सिंह यादव से बात की। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी महिला को आप प्रधानमंत्री बनवाने में भूमिका आपकी कैसे हो सकती है। मुलायम सिंह यादव को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त ये है कि इसके बाद चुनाव होगा, बीजेपी फिर से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। समझौता हो गया लाल कृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव के बीच में कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। मुलायम सिंह यादव को लग रहा था कि चुनाव होगा तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाएगी, केंद्र में उनकी सरकार बन सकती है। तमाम हर तरह की महत्वाकांक्षा के लोग थे जो देश के अलावा सबके बारे में सोच रहे थे। किसी के सामने देश हित नहीं था। तो मुलायम सिंह यादव ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। वरना 1999 में वो बहुत उतावली थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो जो उनको झटका लगा उसका असर कई लोगों पर बाद में काफ़ी समय तक पड़ा। अब आप देखिए के.आर. नारायणन ने क्या किया। संसद में आम बजट पेश हो चुका था, रेल बजट पेश हो चुका था,
उस पर कमेटियों में चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद अगली बहस के साथ उसको पास होना था। सरकार गिरने के बाद कोई बजट पास नहीं किया जाता, ये परंपरा है, शायद नियम भी है। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार वोट ऑन अकाउंट पास करती है। 3 महीने 4 महीने का समय लेती है पैसा खर्च करने के लिए, तब तक चुनाव हो जाए, उसके बाद जो नई सरकार आती है वो बजट पेश करती है। लेकिन नारायणन ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी से उनके अल्पमत में आने के बाद कि आप आम बजट भी पास कराइए बिना बहस के और रेल बजट भी पास कराइए। ये अभूतपूर्व कदम जो है उठाया गया भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार कि एक सरकार जो अल्पमत में आ गई, जो गिर गई, जिसके प्रधानमंत्री ने जाकर इस्तीफा सौंप दिया राष्ट्रपति को, उससे कहा जा रहा है कि आप बजट पास कराइए। और बजट पास हुआ बिना बहस के। आम बजट भी हुआ पास, जनरल बजट और रेल बजट भी। उसके बाद 26 अप्रैल को लोकसभा भंग की गई, उससे पहले भंग नहीं की गई। और लोकसभा भंग की गई, फिर से देश को चुनाव में झोंक दिया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्रपति की रेफरी से खिलाड़ी बन जाने की जो भूमिका थी वो भी जिम्मेदार थी इसके लिए। लेकिन असली बात तो अभी आना बाकी है कि सरकार गिरी कैसे। मैंने कहा आपसे ये जिन लोगों की बात की, अब आप देखिए ये जो लोग सरकार गिराने में थे, जिन लोगों की बात की, ये सब या तो बीजेपी में आए बाद में या बीजेपी के साथ आए। गिरधर गमांग बीजेपी में आए, रामविलास पासवान बीजेपी के साथ आए और 99 में जो चुनाव हुआ उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने। और सरकार गिराने के बावजूद उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी और बसपा का गठबंधन हुआ सरकार बनाने के लिए। तो ये सब गिराने वाले जो हैं, सरकार गिराने वाले, आखिर में बीजेपी के साथ या बीजेपी में आए। लेकिन सरकार गिरी कैसे? सरकार गिराने में भूमिका जयललिता की ही प्रमुख रही। केवल समर्थन की चिट्ठी वापस लेने तक नहीं, वो भाजपा के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स थे उनकी तरह गफलत में नहीं रही हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम ये जो है अगर कदम उठा रहे हैं तो ये सरकार गिर जानी चाहिए। हाँ, एक दिन पहले, विश्वास मत से एक दिन पहले 16 तारीख को जब बीजेपी और बसपा की बात हो चुकी थी, उसके बाद शरद पवार से मिली मायावती और पूछा कि अगर हम वोट न दें सरकार के पक्ष में तो क्या ये सरकार गिर जाएगी? शरद पवार ने कहा हाँ बिल्कुल गिर जाएगी। अब उसके बाद जयललिता का खेल शुरू हुआ और ये 15-16 में ही हुआ। कांची राम के निजी सचिव, उनके विश्वस्त अमृत राजन, कम लोग नाम जानते, राज्यसभा में आए तो काफ़ी लोग जान गए। ये तमिलनाडु के रहने वाले, तमिलनाडु का ये युवक एक दिन अचानक ट्रेन में बैठा दिल्ली आ गया और कांची राम से मिला। ये बात 1983-84 की है। 84 में जब पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनाई कांची राम ने, तो उन्होंने इसको ऑफिस सेक्रेटरी बनाया। दिल्ली के करोल बाग के रैगरपुरा में बीएसपी का दफ्तर होता था, उसमें टेबल कुर्सी तक नहीं थी। ये एक संदूकची रखकर उसके सामने गद्दे पर बैठकर पार्टी का काम करते थे। उसके बाद कांची राम ने इनको अपना निजी सचिव बना दिया। बहुत भरोसा करते थे, ये दलित समुदाय से आते हैं और कांची राम का जो मिशन था उससे जुड़े हुए थे और उसमें पूरा उनका कमिटमेंट था। 2010 में मायावती ने इनको राज्यसभा में भेजा, जब 2007 में बसपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। 2010 से 2016 तक बसपा की ओर से वो राज्यसभा के सदस्य रहे और अब वो बीजेपी में है। इस समय लगभग 65-66 साल की उनकी उम्र है, बीजेपी में है। वो उस दौर के लोगों में हैं जो कांची राम के मिशन में शामिल लोग थे। अब वो एक अलग किस्सा है कि किस तरह से मायावती ने और सतीश चंद्र मिश्रा ने एक एक करके मिशन से जुड़े हुए जितने बसपा के लोग थे उनको पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर किया या निकाल दिया। लेकिन अब बात असली आती है, सरकार गिरी कैसे? जयललिता ने अपनी सहेली शशिकला, उनके पति नटराजन, उनको भेजा दिल्ली। नटराजन और राजन की दोस्ती थी, दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों तमिलनाडु से हैं। नटराजन दिल्ली आए और राजन से मिले, राजन के जरिए कांची राम से मिले, वहाँ ये डील हुई। पर एमपी पैसा तय हुआ
और जो कुछ भी तय हुआ हो वो सब हुआ, और 16 तारीख की रात में तय हो गया कि बीएसपी वाजपेयी सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेगी। लेकिन मायावती ने अपने जो बाकी 4 लोकसभा सदस्य थे उनमें से किसी को नहीं बताया। सब इस इंतज़ार में थे कि सदन में जब चर्चा हो गई तब भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उस भाषण में भी सब इंतज़ार कर रहे थे कि पार्टी की ओर से कोई निर्देश आए कि वोट किधर करना है। उस समय डम्पी और आरिफ मोहम्मद खां ये लोग भी थे सांसदों में, उन 5 सांसदों में मायावती के साथ साथ। जब वोटिंग का बटन दबाने का समय आया तब मायावती ने खड़े होकर चिल्लाकर कहा कि लाल बटन दबाओ। लाल बटन दबा और सरकार गिर गई। बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजर्स को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, किसने कहाँ से खेल किया, किसने किसको साधा। पहले 2 गलतियाँ, बड़ी गलतियाँ। जो लोग साथ आ सकते थे उनसे बात तक नहीं की गई, और जो साथ होने का भरोसा दे रहे थे वो कितने विश्वसनीय हैं इसकी कोई पड़ताल नहीं की गई। इसकी वजह से सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी की। इसकी वजह से देश में 13 महीने में ही 5 साल के लिए चुनी गई सरकार 13 महीने में ही गिर गई, और फिर चुनाव हुआ। ये अलग बात है कि फिर लौटकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी और एनडीए जीता, बहुमत मिला और फिर से सरकार बनी। लेकिन ये सबक है आने वाले समय के पॉलिटिकल मैनेजर्स के लिए कि कोई कोना कोई कसर उठाकर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये एक और संदेश है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट से सरकार गिर गई पर सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं की। चाहते तो 5, 10, 20 सांसदों को खरीदा जा सकता था, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो सरकार ऐसी खरीद फरोख्त से बनती हो या बचती हो उसको वो छड़ी से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ये उनका बड़ा ऐतिहासिक भाषण था। छड़ी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी 2-2 बार सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकार बचाई। जेएमएम कांड मशहूर है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, साबित हुआ कि खरीद फरोख्त हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रुख अख्तियार किया, कहा कि ये सदन के अंदर हुआ इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बार फिर खरीद फरोख्त हुई सांसदों की जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, तब भी खरीद फरोख्त हुई, उसका मुकदमा आज भी चल रहा है। तो खरीद फरोख्त करके सरकार बचाने में कांग्रेस को जो महारत हासिल है, इस मामले में बीजेपी का फिसड्डी होना तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस ने 2-2 बार जो किया, और इत्तेफाक देखिए कि दोनों मौक़ों पर मनमोहन सिंह प्रमुख भूमिका में थे। एक बार वित्त मंत्री थे पहली बार, दूसरी बार खुद प्रधानमंत्री थे, और सब उनकी जानकारी में हुआ। तो ये जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं ना, जो हाई मॉरल पेडिस्टल पे खड़े लोग होते हैं, ये दरअसल वैसे होते नहीं हैं। तो वाजपेयी सरकार को गिराने में जिन लोगों का नाम सार्वजनिक रूप से लिया जाता है, जो नाम लिए जाते हैं, उनकी भूमिका बहुत कम थी। दरअसल दूसरे लोगों की भूमिका ज़्यादा थी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।